हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की जो लास्ट मशीन है, दैट इज सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, ये सबसे लास्ट मशीन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये मशीन बहुत ज्यादा टफ लगती है। उसके दो रीजन है। पहला चीज है कि ये सबसे लास्ट में आता है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो जो लास्ट वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, तो हमारा धीरे 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 क्या होता है, हम लोग लाइटली लेने लग जाते हैं, उतना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन नहीं करते हैं या पहले की चीजों में उलझे रह जाते हैं। तो लास्ट में होने की वजह से भी इसके ऊपर आपका प्रॉपर ध्यान नहीं आता। जैसा ध्यान आपने ट्रांसफॉर्मर में लगाया था पहली मशीन में, वैसा ध्यान सिंक्रोनस मशीन पर नहीं लगाते हैं। तो पहला रीजन ये है कि क्यों टफ लगता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि इस मशीन में पढ़ने से पहले जो छोटे छोटे बेसिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं, वो सारे के सारे आपको आना चाहिए, तभी ये थोड़ा सा इजी लगेगा। ये मशीन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर इसको बहुत सही तरीके से बेसिक से, जो इस मशीन को सीखने के लिए जितने बेसिक्स की जरूरत पड़ती है, अगर वो आपको पता है तो ये मशीन बहुत ही आसान है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी इससे बहुत ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आते, टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, क्योंकि जो एग्जाम पेपर सेट करते हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मशीन थोड़ी सी टफ होगी, तो इसलिए डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आपको उलझाएंगे नहीं। आप गेट के 25 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे अगर ये मशीन एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक है, तो मैंने दो रीजन बता दिया आपको क्यों टफ होता है। अब देखिए, रही बात लास्ट में आने की, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई मशीन तो लास्ट में आनी थी। 4 मशीनें अभी तक हम लोग जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे ट्रांसफॉर्मर खत्म कर चुके हैं, उससे सफिशिएंट अमाउंट में हमने क्वेश्चन करे हैं। 110 या 109 क्वेश्चन तकरीबन करे हम लोगों ने। फिर डीसी मशीन में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन करे हैं। फिर हमने इंडक्शन मशीन को भी बहुत अच्छे से लिया है, और अब हम लोग सिंक्रोनस मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो सुन रहे होंगे, एप्लीकेशन पे जो देख रहे हैं उनके लिए तो कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, बट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जल्दी से जी सेंटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर पावर सिस्टम मशीन बहुत ही अच्छे वे में करा रखा है हम लोगों ने। ठीक है, और अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको इस मशीन में कि कहां पे गड़बड़ होती है। देखिए, आप जो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे इस मशीन को, जो जी सेंटर की एप्लीकेशन से ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, उनको आप ध्यान होगा कि डीसी मशीन में, देखिए ट्रांसफॉर्मर के बाद डीसी मशीन स्टार्ट होता है। डीसी मशीन के आप फोल्डर में जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने राइट हैंड रूल फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग, राइट हैंड रूल, इनके ऊपर बात करी हम लोगों ने। और जितना रोटेटिंग मशीन को बेसिक्स की जरूरत थी, जितना डीसी के लिए रिक्वायरमेंट था, वो सारा का सारा हम लोगों ने वहां पे कवर करा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब इंडक्शन मशीन स्टार्ट हुई तो इंडक्शन मशीन में फिर एक फोल्डर मिला आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन। तो उसमें जो रोटेटिंग मशीन के कॉन्सेप्ट जो डीसी के वहां पे छूट गए थे, क्योंकि वहां पर हम लोग अगर एक साथ पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते, तो हमने डीसी मशीन पढ़ते टाइम पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का एक फोल्डर बनाया, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दिया। इंडक्शन पढ़ा तो फिर से एक बेसिक रोटेटिंग मशीन का एक फोल्डर बनाया, उसमें सारे के सारे बेसिक्स उनमें लगा दिए हम लोगों ने। ठीक है, फिर जो बचे हुए कॉन्सेप्ट रहेंगे तो वो आने वाले इस वाले सिंक्रोनस मशीन में जब स्टार्ट होगा तो बेसिक का फिर एक फोल्डर बनेगा, तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी, है ना। अब देखिए, बुक से और हमारी लेक्चर सीरीज में क्या डिफरेंस है। किसी भी किताब में अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन उठा के देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन सारे के सारे एक ही जगह पे डिस्कस कर रखे हैं। तो उसमें सारे के सारे एक ही जगह डिस्कस कर रखे, अच्छी बात है। बट देखो क्या होता है कि जब चारों मशीन के बेसिक्स एक साथ आप पढ़ने जाएंगे ना, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर या जब हम लोग पहली बार मशीन पढ़ना स्टार्ट करते तो हमारा ग्रास्पिंग पावर इतना ज्यादा नहीं होता है। धीरे 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 हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है और हम लोग धीरे छोटी छोटी चीजों में ग्रेजुएट होना स्टार्ट होते हैं और चीजों को अलग ढंग से देखना स्टार्ट करते हैं। याद है आप लोग को, जो अब लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन पढ़ चुके हैं, तो उनको ये एहसास होगा जब आप ट्रांसफॉर्मर शुरुआत में पढ़ते थे तब आपका लेवल अलग था और आज बहुत अलग लेवल हो चुका है आपके दिमाग का। तो धीरे 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 छोटी छोटी चीजों में हम लोग ग्रेजुएट होते रहते हैं टाइम के साथ। तो इसीलिए मैं ये नहीं चाहता था कि एक साथ सारे के सारे बेसिक्स पढ़ाऊं सारी मशीन के, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया है कि डीसी मशीन के फोल्डर में डीसी का बेसिक्स, जो डीसी मशीन से रिलेटेड बेसिक्स थे वो वहां पे बता दी, जो इंडक्शन मशीन से रिलेटेड बेसिक्स थे वो वहां पे बता दिए। अब जो सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड बेसिक्स होंगे वो यहां पे बता दूंगा, ताकि क्रिस्टल क्लियरिटी रहेगी सारी की सारी बेसिक्स में। इवन दो आप सारे बेसिक्स उठा के देखेंगे सारे इंटरकनेक्टेड है, बट मैंने क्या किया, मशीन के हिसाब से अलग अलग कर दिया है।
ठीक है। तो बाकी सिंक्रोनस मशीन के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि ये इसमें दो कैटेगरी होती है, जनरेटर और मोटर। जो आज आप और हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, ये जो डिजिटल बोर्ड भी जिस इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये सिंक्रोनस मशीन से ये आ रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोलते हैं। वहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का उत्पत्ति या फिर जनरेशन हो रहा है, और उसी जनरेशन को ट्रांसमिट करते 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 हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। तो जहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो जनरेट करने वाली जो मशीन है वो सिंक्रोनस मशीन ही है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जनरेटर तो है ही है, इसके साथ में इसकी मोटर भी इंपॉर्टेंट है। उसके अपने अलग फायदे हैं, तो वो टाइम के साथ मैं सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा। अभी इस लेक्चर में सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम लोग एक रोड मैप तैयार कर देता हूं मैं कि किस तरीके से हम सिंक्रोनस मशीन को पढ़ने वाले हैं। तो बात आती है सिलेबस की, ठीक है। तो सबसे पहले अल्टरनेटर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर में भी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस में, सबसे पहला सिलेबस है हमारा बेसिक्स। वापस अभी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेसिक, कि बेसिक्स में कैसे पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे हम लोगों ने डीसी में बेसिक्स पढ़ा, इंडक्शन में बेसिक्स पढ़ा, वैसे भी यहां पर जो भी हमारी थ्री फेस या फिर रोटेटिंग मशीन है, उसके जो बेसिक्स बचे हैं, लाइक स्पेस, टाइम टू स्पेस, स्पेस टू टाइम, सारे के सारे डिस्कस हम लोग यहां पे बेसिक में करेंगे। सेकेंड है हमारा कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि याद है आपको, जब मैंने इंडक्शन मशीन पढ़ाई थी तो वहां बताया था कि जो स्टेटर है, स्टेटर पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते इंडक्शन में, क्योंकि हमें आउटपुट कहां से मिल रहा है? रोटर से मिल रहा है, क्योंकि इंडक्शन मोटर से काम है हमें। तो मोटर मतलब कि शाफ्ट मतलब कि आउटपुट, रोटर से काम है हमें। बट यहां पर हमारा स्टेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि स्टेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन डिटेल बहुत अच्छे से स्टेटर के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, बट हाँ, रोटर के ऊपर भी हम लोग यहां फोकस करेंगे, बट स्टेटर पे ज्यादा फोकस रहेगा। केडी, केपी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर, किस तरीके से वाइंडिंग का डिजाइन होता है, सब कुछ हम लोग यहां पे देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके गेट में आए हुए क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एक्साइटर्स की। एक्साइटर्स बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता नहीं है ना। गेट के एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एक्साइटर का, बट यूनिवर्सिटी में एक्साइटर्स लिखने को आते हैं। आपके जितने कन्वेंशनल प्रॉब्लम होते हैं तो वहां एक्साइटर्स पूछे जाते हैं। अब आप जो पहली बार सुन रहे होंगे एक्साइटर के बारे में, तो एक्साइटर कुछ नहीं है, जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग पे जो डीसी हम सप्लाई दे रहे हैं, वो सप्लाई देने के अलग अलग तरीके हैं। वहां पे हम लोग उसी को क्या बोल सकते हैं? हम लोग एक्साइटर बोल सकते हैं। तो वो एक्साइटर के अलग अलग तरीके होते हैं। वो सारे डीसी एक्साइटर हम लोगों ने डीसी मशीन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ब्रशलेस एक्साइटर पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक एक्साइटर्स, तो बहुत सारे तरीके के एक्साइटर्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। देन हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, कि वर्किंग कैसे होता है किसी जनरेटर का, और आर्मेचर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट, और इक्विवेलेंट सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो काफी आसान है। इसी के साथ हम लोग फेजर वगैरह भी देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के साथ ही, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही सिंपल बनता है कि चारों अगर मशीन की कंपैरिजन करोगे ना, तो सबसे छोटा इक्विवेलेंट सर्किट आपका अल्टरनेटर में बनता है या सिंक्रोनस मशीन में ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये 4 पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आएगा वोल्टेज रेगुलेशन एंड टेस्ट। वोल्टेज रेगुलेशन अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और टेस्ट, देखिए टेस्ट को बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस में जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। टेस्ट की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 4 तरह के टेस्ट करते हैं, ईएमएफ टेस्ट, एमएमएफ टेस्ट, ठीक है, और जेडपीएफ, जीरो पावर फैक्टर, या फिर पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी बोल सकते हैं। तो 3-4 तरीके के टेस्ट है, तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उससे कंक्लूजन लेंगे, और क्या उस टेस्ट से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनके ऊपर कभी क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और उसी से रिलेटेड आता है एससीआर, शॉर्ट सर्किट रेशो। ये टेस्ट से ही रिलेटेड है हमारा शॉर्ट सर्किट रेशो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कई बार कन्वेंशनल एग्जाम में पूछ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज एससीआर, शॉर्ट सर्किट रेशियो, है ना। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं है एससीआर का मतलब, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं। शॉर्ट सर्किट रेशियो, ठीक है, एससीआर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट होगा हमारा थ्योरी ऑफ सैलिएंट पोल जनरेटर। देखिए गाइस, जब हम जनरेटर आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा रोटर 2 टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर और सैलिएंट टाइप का रोटर। तो अभी तक की जितनी कहानी चल रही थी हमारी कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी हम लोग दोनों का कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, बट ये वर्किंग प्रिंसिपल, आर्मेचर रिएक्शन और इक्विवेलेंट सर्किट जो है, ये किसका रहेगा? आपका सिलेंड्रिकल का होगा, ठीक है। और यहां से स्टार्ट होगा आपका थ्योरी ऑफ सैलिएंट पोल अल्टरनेटर, जिसको 2 रिएक्शन थ्योरी भी
बोलते हैं हम लोग। एंड्रयू ब्लॉन्डेल ने थ्योरी दी थी और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये टफ लगता है सैलिएंट पोल थ्योरी, और ये कई बार आपके कन्वेंशनल एग्जाम में भी आती है, और यहां से इसका जो फेजर बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके गेट में, ठीक है। देन उसी से रिलेटेड हम लोग स्लिप टेस्ट देखेंगे। स्लिप टेस्ट में असल में हम लोग यहाँ पे XD एंड XQ डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे स्लिप टेस्ट से। देन हम लोग पावर रिलेशन दोनों का साथ में देखेंगे। देखिए पहले मैं सिलेंड्रिकल के बारे में कुछ बता रहा हूं, फिर यहां पे सिलेंट के बारे में बताया। जब मैं पावर रिलेशन की बात करूंगा तो दोनों मशीन के साथ में पावर रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व, अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस वाले कॉन्सेप्ट से हो जाने हैं, है ना, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप वी कर्व इन्वर्टेड वी कर्व ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिक्स के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो सिंक्रोनस मशीन को, बहुत ही मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि बाकी मशीन में क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती है, इसमें कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जब रिलेट होता है ना तो मजा आता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। इसमें हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं आते, बट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंक्रोनस मशीन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम ओरिएंटेड यहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आए हुए। नेक्स्ट बात करें हम लोग सिलेबस के आगे, 12th पैरेलल ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से हम लोग ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रूप के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे के सारे करेंगे। देखिए पैरेलल ऑपरेशन सिंक्रोनस मशीन में भी पढ़ाए जाते हैं और पावर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि पावर सिस्टम में भी जनरेटर का रोल है तो वहां पर भी पैरेलल ऑपरेशन होते हैं, बट मैं पावर सिस्टम और मशीन दोनों में ही पढ़ा रहा हूं, तो इसी वजह से मैं पैरेलल ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ मशीन में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो पावर सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से आप सीख जाएंगे सारा का सारा, ठीक है। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारे के सारे यहां से, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान तरीके से पैरेलल ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस पावर कोफिशिएंट, एक छोटे छोटे टॉपिक्स है, सिंक्रोनस पावर कोफिशिएंट, डेम्पर बार एंड हंटिंग, ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत ही इंटरव्यू या आपके जो कॉलेज वाइवा होता है उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बताइए हंटिंग क्या है, डेम्पर बार वाइंडिंग क्या है, ठीक है। इन सारे इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और देन हम लोग देखेंगे इफिशियंसी कॉन्सेप्ट की, किसी भी जनरेटर का इफिशियंसी कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मोटर, और मोटर का अभी मैं सिलेबस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मोटर का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाइज बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है मोटर में, ठीक है, बट ऑपरेशन वाइज और रिएक्टिव पावर के सेंस में, क्योंकि रिएक्टिव पावर बहुत ही ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा पूरा हमारा टारगेट रहेगा रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर अगर है पिक्चर में मतलब वोल्टेज है, मतलब पावर फैक्टर है, तो ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं। बिगेस्ट एप्लीकेशन है सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर ज्यादा पॉपुलर है सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। अब बारी आती है क्वेश्चन डिस्कशन की। देखिए गाइस अभी तक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस में हम लोग ट्रांसफॉर्मर में तकरीबन हम लोग 110 या 109 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। डीसी मशीन में आई थिंक 141 तक तो क्वेश्चन कराए, मतलब 20 क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं अभी उसमें, तो तकरीबन 50 to 60 क्वेश्चन के आसपास इसमें भी हो जाएंगे हमारे। देन हमारे इंडक्शन मशीन है, तो इंडक्शन मशीन में भी अगर क्वेश्चन नंबर की बात करूं मैं, तो वहां पर भी 70 क्वेश्चन के अराउंड में करवा चुका हूं, ठीक है। और सिंक्रोनस मशीन में, तो सिंक्रोनस मशीन में भी अच्छे खासे क्वेश्चन होने वाले, कम से कम 70 प्लस तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो टोटल मिला के, टोटल जब इसका मैं समराइज करूंगा तो तकरीबन ये 300 से लगा के 330 के अराउंड में पूरे आपको पूरे मशीन में क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। और एक्स्ट्रा मुझे लगा कि और कुछ क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, तो अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, मैं सारे क्वेश्चन भी ऐड करूंगा, बट इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा ली, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत सारी अच्छी स्टैंडर्ड किताबों के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, जितने अच्छे पॉसिबल आने वाले टाइम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर उठाए और करवा दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हर एक क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वैल्यू बदल के क्वेश्चन करवा दिए बहुत सारे, ऐसा नहीं है। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन, 300 साढ़े 300 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अगर आपने 3 बार भी लगा लिए ना पूरी मशीन में, आपका मशीन का एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पीएचडी कर लेंगे मशीन में, क्योंकि मशीन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है,
इसको अगर एक एक कॉन्सेप्ट को अगर अपन डैम्पर बार वाइंडिंग हंटिंग के डिजाइन में ही उतर जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे पहलू होते हैं, जिसको हम लोग को देखिए यूजी लेवल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिकल मशीन कवर करना है और हमें अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज तो मशीन बहुत लोगों को आती है, बट उसका न्यूमेरिकल, उस कॉन्सेप्ट का, उस नॉलेज का कन्वर्जन न्यूमेरिकल फॉर्म में करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया कि थ्योरी लिमिटेड रहे जितना कि हमें न्यूमेरिकल समझने के लिए लगेगा। और न्यूमेरिकल चाहे वो आपका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका क्या बोल सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल हो, या चाहे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन हो, सारा कवर हो जाए, उतना थ्योरी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और टॉपिक में बताते जा रहे हैं कि अगर कोई टॉपिक हमें मशीन समझने के लिए पढ़ना होता है और उसमें बताया जाता है कि भाई ये गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मेंशन कर देते हैं हम लोग कि ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ आप सीखने के लिए अपनी कॉपी में लिखे रहिए, बाकी गेट के हिसाब से आपको जरूरत नहीं है ज्यादा ध्यान देने की। तो वो सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग बीच बीच में बताते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन, और सिंक्रोनस मशीन में जो पहला हमारा रहेगा सिंक्रोनस मशीन में, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, देन हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल पे जाएंगे और धीरे धीरे इसमें साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे, ठीक है। तो इस जर्नी से अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी से Gcentric ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, और उसके अंदर जितने भी कोर्सेस है एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हमको सपोर्ट कर चुके हैं, अभी से तक 10,000 के प्लस हमारे पास एक क्राउड बेस हो चुका है। तो आप सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है Gcentric को, और हमें खासकर बहुत सारी फैकल्टीज को मैनेज करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर प्राइस भी कम और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, तो उसको बनाने में आपका योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिंक्रोनस मशीन के साथ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले, जैसे हम लोगों ने पिछले 3 मशीन, किसी से भी आप रिव्यू ले सकते हैं पिछली 3 मशीन का, और इस मशीन को भी हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सीखेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।